भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सब इन्हीं के द्वारा किए गए कार्य के उसमें आता है। मैं ऐसे महान संत को सत्संग नमन करता हूँ। धन्यवाद। श्री राज तिलक जी आओगे बाबा जी के लिए कुछ दो शब्द। आज हम परम पूजनीय बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 130वां जन्म मनाने के लिए संकल्पित हुए हैं। बाबा साहब ने जब जन्म लिया था उस समय समाज में बहुत ही संस्थाएँ और कुरीतियाँ प्रचलित थी। यानी कि जन्म लेते ही आदमी के साथ एक और धब्बा लग जाता था कि इसके साथ उठना है, बैठना नहीं है, इसको देखना नहीं है, मतलब परछाई से भी उस समय परहेज किया जाता था। ऐसे समय में बाबा साहब ने जन्म लिया था, किंतु बाबा साहब बुद्धि के विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्हें ऐसे समय में जब स्कूल नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, विद्या तो दूर की बात है, उस समय में इन्होंने इतनी प्रतिभा के साथ शिक्षा ग्रहण की और इतनी शिक्षा ग्रहण की कि अभी तक भी इसमें कोई व्यक्ति उतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। 32 तो डिग्रियाँ प्राप्त की और इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ था कि अगर सभी विषय में डिग्रियाँ मिलने लग जाएं तो डिग्रियों की गिनती पूरी ना हो पाए। जब बाबा साहब न्यूयॉर्क में थे तो बाबा साहब ने 1500 ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ खरीदे थे और उनका अध्ययन किया था, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में किसी के लिए कुछ कहना तभी उचित होता है जब आप उसके बारे में जानते हो। पक्ष और विपक्ष तो कभी रख पाएंगे, जानते ही नहीं तो कुछ भी कह दें। किसी की आलोचना करना तभी ठीक भी है जब आप उसके बारे में जानें। और बाबा साहब ने सभी के लिए इतनी विषमताओं के बावजूद भी पूरे भारत की जनता के लिए समता, बंधुता और स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सभी समान हैं, जो जिसकी जितनी योग्यता उसके अपनी भागीदार होनी चाहिए सुनिश्चित। बाबा साहब ने जब शिक्षा ग्रहण की उसके बाद बाबा साहब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे, फिर वकालत भी की, किंतु बाद में बाबा साहब राजनीति में, सामाजिक राजनीति में और राजनीति के लिए समर्पित हो गए थे। बाबा साहब ने इतनी शिक्षा प्राप्त की थी कि पूरा विश्व आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। और भारत में तो किसी भी महापुरुष को उसकी जाति के संबंध में बांध दिया जाता है, किंतु जो व्यक्ति उनको जाति के नजरिए से देखते हैं, अगर भारत के बाहर जाएं तो वही व्यक्ति उन्हीं के संबंध में गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पे जब भारत के बाहर जाते हैं तो कहा जाता है कि आपके यहाँ या विश्व में कौन सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, महान हैं, तो सिर्फ बाबा साहब का नाम बोल के आता है। और वह व्यक्ति जो भारत में रहकर उन्हें जाति संबंधित दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन बाहर जा करके वही उनको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि भारत के अंदर तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन भारत के बाहर जब भारत का व्यक्ति जाता है तो उन्हीं की वजह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो मैं सब करते सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। इस साइड मनोज कुमार जी से आग्रह करते हैं कि हम बाबा जी के संबंध में कुछ बता दें। आदरणीय वरिष्ठ अधिकारियों एवं साथी, आज परम पूज्य बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है
बाबा साहब ने एक व्यक्तिगत, एक विशेष जाति विशेष, उन्होंने सभी के लिए कार्य किया, सभी के लिए संघर्ष किया। हमारे देश में जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय जब कानून बनाए गए तो उस समय महिलाओं को हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार, जो अन्य अधिकार थे, वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं का इतना उत्पीड़न था कि जितना कहा जाए उतना कम था, क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए थे वो मनुस्मृति के अनुरूप दिए गए थे। 15 फरवरी 1951 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया संसद में। 3 दिन तक काफ़ी लंबी बहस चली। बहस चलने में उसी सोच के व्यक्ति ने उनका विरोध किया संसद के अंदर, क्योंकि जिस अनुरूप बाबा साहब उस बिल को पूरी तरह चाहते थे, बिल तो पास हो गया, लेकिन उसमें जिस अनुरूप चाहते थे उस अनुरूप हो नहीं पाया। उन्होंने जितनी भी उस समय अगले सत्र के लिए उन्होंने संसद में अगले सत्र के लिए उसको प्रस्ताव बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल का तो आगे कर दिया, पास होने के बाद फिर बाबा साहब को इतना वो हुआ, उनको चाहते तो वो देश के सबसे पहले कानून मंत्री थे, चाहते तो घोड़ा गाड़ी बंगला सब स्मृति सभी उनके पास थी, चाहते तो वो जो है अपनी सरकार में रह करके सभी का सरकार में सुख हो सकते थे। लेकिन उन्होंने उसी व्यवस्था को तहत होकर के उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था, जो महिला बिल के उसकी हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति थी पहले क्या, मैं तो आज भी देखता हूँ गाँव में आज भी है, यदि कि शादी समारोह में कोई विधवा मिल जाती है तो अरे भाई आज का सारा दिन खराब हो जाएगा, मैं घर से निकला था और वो विधवा मिल गई। गाँव में आज भी इस तरह की भ्रांति पैदा है। दूसरी बात ये है, आज जो उसमें जो तलाक का कानून थे, बहुत सारे कानून थे, महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिलाओं को किसी भी स्तर से जो मनुस्मृति के अनुरूप जो बनाए गए थे उसमें महिलाओं को समान काम का चीज़ थी नहीं। जिस अनुरूप बाबा साहब ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के उपरांत जो है आज हम कहते हैं कि आज की हमारे जो श्रम कानून के तहत हमारे घंटे फिक्स हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। महिलाओं को जितने शिक्षा में आज हमारे बड़े बड़े पदों पर आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जिसमें महिला की भागीदारी नहीं है। लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के अन्य सेवाओं से लेकर के राजनीति के हर मंच पर महिलाओं की भागीदारी, हर क्षेत्र में भागीदारी। उसके बावजूद भी वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए, समाज के शोषित, उपेक्षित, वंचित समाज के लिए उन्होंने हर समाज के हर वर्ग के, हर निचले पायदान के हर सभी को अधिकार मिल सके, समानता का अधिकार मिल सके, उन्होंने जो है बाबा साहब ने संघर्ष किया, लंबे समय संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन ये कि उस समय परिस्थिति दूसरी थी। एक समाज में इतनी लड़ाई लड़ना हर किसी की आसान बात नहीं है, जबकि विश्व में सबसे पहले पढ़े लिखे, सबसे अधिक डिग्रियाँ जो बाबा साहब के पास थी, जबकि वो विशेष परिस्थितियों में जिस तरह पढ़े वो सब जानते हैं, छुआछात भेदभाव जिस तरह था। लोग कहते हैं भाई एक जाति विशेष के बाबा साहब रहकर लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं कुछ हैं वो एक जाति विशेष की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम कर किया। महिला किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए आज जो महिला को सारे अधिकार और सब चीज़ें हैं वो सब बाबा साहब की देन है। बहुत सारे कानून हमारे ऐसे बने हुए हैं, जो भी हैं सब चीज़ें जो भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा निर्मित किए गए हैं वो सब उन्हीं की देन है। तो हम लोग जो ये अलग चीज़ है कि आज भी हम ये सोचते हैं हम पढ़ लिख लिए, ये सब चीज़ें हो गए, हम एनसीआर में रह रहे हैं। मैं एनसीआर नहीं कर रहा हूँ, एनसीआर में आज भी बहुत भेदभाव, आज भी जातिवाद, आज भी कुप्रथा है, कुरीतियाँ हैं। पहले तो ये व्यवस्था है, बाबा साहब ने इसके लिए बहुत कदम उठाया और उसके लिए जितना भी उनके लिए बाबा साहब को जो है जितना भी संघर्ष किया है उनको हमें उनके बताए रास्ते पर आगे चलना है और उनके बताए रास्ते के अनुसार करके आगे जो है अपने उसको आगे चलते हुए बच्चों के प्रति भी आगे रखने के लिए बाबा साहब का कहना ये था, यदि एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, यदि महिला पढ़ती तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। मनुस्मृति के दौरान महिलाओं को पढ़ने शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने संघर्ष करके आज शिक्षा का अधिकार दिलाया। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, लोगों को जानकारी नहीं महिलाओं को इस विषय की कि हमें अधिकार किसकी देन है। आज की हमने एक दोस्त से किससे बात हुई, मैंने कहा कि ये सब आपको जो अधिकार पा रहे नहीं, ये तो सब बेकार की बात है, ये सब बेकार है, सब नहीं है। या तो आप पढ़ो उसे, ये जो भी जानकारी होगी, जब हमें पता ही नहीं जानकारी कि ये अधिकार ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी ने या वैसे जो संघर्ष करने के प्राप्त हुए, जो हमें पूरी तरह जो अधिकार प्राप्त हुए आज की डेट में, तो ये जो है तो बाबा साहब ने हमेशा ये कहा शिक्षा का अधिकार होगा। हम शिक्षक मतलब शिक्षा को सबसे अधिक बल दिया, शिक्षित होंगे तो हम अपने आप संघर्ष करेंगे, संगठित होकर संघर्ष करेंगे। तो इसी के साथ जो है सभी को जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा बोलिए, मैं आधे घंटे बताऊँगा कलेक्टेड हो। इसी क्रम में
हम आग्रह करते हैं श्रीमती अनिता जी से कि हमें और बाबा जी के संबंध में 2 शब्द प्रस्तुत करें, कुछ बोले जिससे हम लोग आसानी से। आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्बेडकर साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अम्बेडकर जी ने बहुत अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने एक मिनट सही है। हाँ बस एक मिनट ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद ठीक श्री शरद रस्तोगी जी से अनुग्रह करते हैं क्या हमें और बाबा जी के संबंध में कुछ प्रकाश डालें। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है। इसके लिए आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे मोबाइल में बड़ा अच्छा मैसेज आया कि वोट दे, इसलिए हम मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, किसी धर्म के लिए नहीं था, जाति के लिए नहीं था, इससे बड़ा छोटा सा कोड था कि वोट दे, इसलिए हम। तो ऐसे व्यक्ति संसार में न रहकर भी युगों युगों तक रहते हैं। जरूरी नहीं है संसार में सचिव रहा जाए, सचिव न रहते हुए ऐसे व्यक्ति युगों युगों तक रहते हैं। श्री मनोज कुमार जी से अनुरोध है कि हमें और बाबा जी के संबंध में, क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट भी हैं और इसे से का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो हम इससे अपेक्षा करते हैं कि ये बाबा जी के संबंध में काफ़ी विस्तृत जरा प्रकार करें, जिससे कि हम लोग उससे लाभान्वित हों, कुछ और बातें बाबा जी के संबंध में हमें ज्ञानवर्धन हो। श्री मनोज कुमार जी। आज उपस्थित मेरे साथियों, आप सभी को बाबा साहब के 130वें जन्मदिन की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को ज्ञान भी है, पता भी आप सभी लोगों ने बताया कि बाबा साहब का व्यक्तित्व कितना महान है। बाबा साहब के बारे में जैसे कि सैनी जी ने कहा कि विस्तृत रूप से बताएं, तो विस्तृत रूप से जैसे कि सैनी जी ने बताया कि विस्तृत रूप से बताएं, कि विस्तृत रूप से बताने में तो शायद मेरी उम्र ही कम पड़ जाए, क्योंकि इनके कार्य इतने हैं, महान हैं। तो 20 मिनट की बात मुझे तो ये लगता है कि मेरी उम्र ही बहुत कम पड़ जाएगी उनके बारे में कहते कहते। लेकिन मैं संक्षेप रूप से कुछ बाबा साहब के जो देन है उसके बारे में कहना चाहूँगा। बाबा साहब ने हमको ही नहीं, हमको मतलब दलितों को नहीं, सभी को, सब धर्म सब समाज को एक संविधान दिया जिसके द्वारा सभी को अधिकार प्राप्त। संविधान का मतलब अधिकार है, यानी कि सभी को अधिकार प्राप्त है। अब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि यानी मुझको अब अधिकार है बोलने का, राइट टू स्पीच। क्योंकि संविधान है एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अगर हमें कोई सता रहा है उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से हमें रिलीफ मिलता है, तो हम अपने अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा कर पाते हैं। और ये संविधान बाबा साहब की देन है। अब बाबा साहब ने सबसे पहले ये देखा कि जो छुआछूत की चीज़ें, छुआछूत थी, उसको एकदम जड़ से खत्म किया जाए। बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से आर्टिकल 17 में उसको एकदम निषेध कर दिया कि छुआछूत एकदम से अपराध है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब छोटा था, अब भी देखता हूँ अक्सर गाँव में, जो पुराने गाँव में ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, NCR से अगर पूर्वांचल की तरफ हम जाएँ तो वहाँ भी ये है, लोग अखबारों में पढ़ता हूँ, आप सभी लोग पढ़ते हैं कि एक वर्ग विशेष की जाति को अपने पास ही बिठाया नहीं जाता।
चाहे वो कैसा ही आदमी रहा हो, कितना ही संपन्न रहा हो, एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष की जाति के व्यक्ति को अपने पास बिठाने में हीन भावना महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सब बाहर से नहीं आए हैं, ये सब यहीं की देन है। कुछ पाखंडवाद है, पाखंडी हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए अपने भावनाओं को मजबूत करने के लिए वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं, जबकि काम वो उन्हीं से लेते हैं। जैसा कि पूर्व में भी आप सभी को पता है कि प्राचीन परिस्थितियां भी ऐसी रही हैं कि लोग एक दूसरे से छुआछूत करते थे, दूसरे की परछाई से भी डरते थे, जैसा कि अभी बताया था। तो उससे क्या होगा? वो लोग परछाई से तो भले ही डर रहे हैं उनसे, लेकिन काम भी फिर वो उन्हीं से लेते थे। वो लोग उनके घरों में काम करते थे, लेकिन वहाँ वो अछूत नहीं है। वो उनके अगर झाड़ू पोछा लगाते थे, खाना बनाते थे या खेतों में काम करते थे, उस समय वो अछूत नहीं है। अछूत कब है? अछूत वो जब है जब वो अपने अधिकारों के लिए आते हैं। जब बात आती है उनके अधिकारों की कि दलित वर्ग है या कोई छोटी कास्ट का आदमी है, जब वो अपने अधिकारों की बात करता तो कहा जाता नहीं तुम अछूत हो, तुम इस लायक नहीं हो। उनके हाथों को पहले काट दिया जाता है, तुम इस लायक ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर एक वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग रहा है शुरू से, अगर वो दूसरी कास्ट को नीचा नहीं दिखाएगा तो वो राज कैसे करेगा? उसको तो अपना राज करना है। तो बाबा साहब ने ये सारी चीजों को संविधान के द्वारा निषेध किया। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, क्योंकि बाबा साहब को सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है विश्व में बाबा साहब सर्वबुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं। बाबा साहब के पास एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी, सबसे बड़ी विश्व की लाइब्रेरी कहते हैं, जो आप सब ने पढ़ा भी है लोगों ने। अब बात आती है संवैधानिक, जैसे सैनी जी ने कहा कि संवैधानिक इनके अनुच्छेदों पर प्रकाश डालेंगे, तो जैसे मैंने बताया आर्टिकल 17 और इसके साथ साथ आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं सभी को। अपने मूल अधिकार का मतलब अभी मैंने बताया था अपने अधिकारों के लिए लड़ना। तो आपको क्या अधिकार है? आप मान के चलो कि आपको बोलने से रोका जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया राइट टू स्पीच है, तो आप खुलकर अपनी बात कहते हैं, वो संविधान के द्वारा दी गई आर्टिकल 19 में। तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो हमें प्राप्त हैं। उसके साथ साथ बाबा साहब ने जो संविधान ही नहीं, उसके अलावा भी बाबा साहब ने बहुत सारे हमें कानूनी हथियार दिए हैं। जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट साहब मनोज कुमार जी ने बताया कि महिलाओं के लिए महिला कोड बिल आया था, तो बाबा साहब ने भारत के प्रथम न्यायमूर्ति रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहते। क्योंकि महिलाओं को जैसे कि मनोज जी ने बताया कि पढ़ने नहीं दिया जाता था, इतनी कुप्रथाएं थी भारत में, पूरे विश्व में नहीं है, तमाम कुप्रथाएं भारत में मौजूद रही और अब भी आदि प्रथाएं अभी हैं जो अभी मौजूद है। जैसे कि आप देखते ही हो गाँवों में भी, शहरों में भी देखते हो महिलाओं के प्रति कितने अच्छे अत्याचार होते हैं, वो किसी से अलग नहीं है, आप भी सभी लोग जानते हैं। जैसे गाँव में आप लोग जाते हैं या शहर में भी देखिए, पर्दा प्रथा मुस्लिमों में नहीं तो हिंदुओं में भी है, हर एक समाज में पर्दा प्रथा अभी भी विद्यमान है। महिलाएं वोट डालने जाती है पर्दा डालकर, वो भी सबको पता है। तो बाबा साहब ने इन अधिकारों को दिया है, तो महिलाओं को जागृत हुई है, धीरे धीरे महिलाओं के अंदर जागृति आ रही है, वो संपन्न होती जा रही है और आज हर एक पद पर भारत में महिलाएं स्थापित हैं। पहले सेना में नहीं रहा करती थी, अब महिलाओं सेना में भी आ रही हैं, उच्च बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है।
बाबा साहब के लिए कहते कहते मैं तो थक ही जाऊँगा, क्योंकि बाबा साहब के बारे में इतना कुछ कहने के लिए है जो मैंने शुरू में कहा था। तो इसी के साथ में संक्षेप में अपनी बात को पूरा करते हुए बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। कुछ अपरिहार्य कारणों से अनिता जी का वक्तव्य, क्या हुआ? अनिता जी का की स्पीच अधूरी रह गई थी इस अपरिहार्य कारणों से, तो हम उसे अनुरोध करते हैं कि हमें और बाबा जी के संबंध में पूर्ण प्रकाश डालें। आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बाबा साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, उन्होंने इतना संघर्ष अपने लाइफ में किया है शुरू से लेके। जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ तो आज ही मतलब कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटित हुई थी उस समय में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने अपनी लाइफ में सही हैं और इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इस समाज में अच्छाइयाँ वो की जो कि हम आज इस लेवल पे हैं, तो बाबा साहब की नहीं सब इतने सुधार किए हैं, नारियों के लिए इतने सुधार किए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया हर क्षेत्र में। आज की डेट में नारियाँ हर क्षेत्र में हैं, हर फील्ड में हैं। और बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, तो बस मैं यही आपको सबसे बाबा साहब की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। नारियों के संबंध में बाबा जी ने बहुत कुछ सोचा है, उनकी प्रगति के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो, और आज वर्तमान समय में काफ़ी हद तक देखने को भी मिल रहा है। बाबा जी की देन है कि आज नारियां भी शिक्षित हो रही हैं। हर परिवार और समाज, चाहे मुस्लिम वर्ग को लोग इग्नोर करते थे, महिलाओं को लोग नहीं करते थे पढ़ाई में, लेकिन आज ये है प्रतियोगिता का युग है, वो भी एकदम वही शिक्षा सारा कुछ अपनी लड़कियों को, बच्चियों को दे रहे हैं। तो इस क्रम में हमारे बीच एक और महिला बैठी हुई हैं, श्रीमती रेशमा जी। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि हमें और बाबा जी के संबंध में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में अपने दो शब्द प्रस्तुत करें। श्रीमती रेशमा जी। आज हमारा बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और ये कोई भी तो राय नहीं है कि हमें बाबा साहब ने हम स्त्रियों के लिए बहुत कुछ किया है। पहले तो हम स्त्रियों को घर के अंदर कॉटेज में रखा था, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज इनके कारण ही हम लोग बाहर निकले हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जॉब में आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम जेंट्सों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये सब इनकी देन है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि साहब जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया, हम लोग को सम्मान दिया और हम लोग को मजबूत से ये बताया पूरा था, इसकी भी समस्याएं दूर करी और हम लोग को सम्मान दिया। इसके लिए हम इसको आभारी हैं। श्री जॉनी कुमार जी से अनुरोध करते हैं हमें और बाबा जी के संबंध में कुछ बातें बताइए। बाबा साहब के 130वें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ आप सबको। बाबा साहब ने ऐसे समय में जन्म लिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उस समय में जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, जिस जाति विशेष में उन्होंने जन्म लिया, उसको जो अदर कास्ट थे, अदर समाज था, वो बिल्कुल भी अपने पास ना बिठाता था, ना उठाता था। शुरू से ही इन्होंने ऐसे परिवेश में अपने जीवन को डाला, मतलब कि उसको बताना जो है कम लगेगा। इन्होंने
नारी के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कार्य किए जो अब तक चलते आ रहे हैं। इन्होंने समाज में फैली आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का कार्य किया, जो आज तक व्याप्त हैं। अभी भी कई लोगों के दिमाग में ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक उन कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया और इन्होंने सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं, एक समाज विशेष के लिए, इन्होंने सभी के लिए कार्य किया। क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बनता है, वो सभी पर लागू होता है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कई कानून बनाए, चाहे वो सामाजिक हित में हो, आर्थिक हित में हो, चाहे मानसिक हित में हो। इन्होंने संविधान की रचना की जिससे सभी को लाभ मिल रहा है आज का। लेकिन आज का परिवेश बदलता जा रहा है। आज का परिवेश ऐसा हो रहा है कि इसको फिर दोबारा उसी परिवेश में लाया जा रहा है जैसा पहले था। तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत। श्री मथुरा दत्त जी से आग्रह किया कर रहे हैं कि हमें और दो शब्द बाबा जी के संबंध में कहना चाहिए। दत्त जी नहीं रखती आज आप सब लोग अवगत हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अपना 130वां जन्मदिन हम लोग यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने उनके मार्गदर्शन में आपने हर समाज के लिए बहुत सारे कानून हमारे देश को दिया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।